पाकिस्तान की मईशत के हवाले से खबरों का सिलसिला बरकरार है। S&P के बाद मूडीज़ ने भी पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी है, मगर बुनियादी सवाल अपनी जगह पर बरकरार है कि क्या मईशत तरक्की की तरफ इस तरीके से सफ़र कर सकती है कि हमें मुआशी तरक्की भी नज़र आए और साथ साथ रोज़गार के मौक़े भी पैदा होते नज़र आए, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर रहा हो, इन्वेस्टमेंट टू GDP भी इंप्रूव कर रहा हो। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब, आप सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी भी हैं। मोहम्मद सुहेल साहब मौजूद हैं, आप CEO हैं टॉप लाइन सिक्योरिटी। खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, बाहिर मईशत और साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मिफ्ताह इस्माइल साहब, आपसे शुरू करते हैं। ज़ाहिर रेटिंग्स पाकिस्तान की इम्प्रूव हो रही हैं। अगर फिस्कल साइड पर देखा जाए तो पिछले साल जो टारगेट था उससे 1700 अरब रुपए कम खसारा किया, 1300 अरब रुपए सूद की वजह से, पेट्रोलियम लेवी की मद में 101 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठा किया, तरक्याती मंसूबों से 82 अरब रुपए बचाए, मगर एक्सटर्नल सेक्टर पर 17 अरब डॉलर्स के हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं, 328 मिलियन डॉलर का, 325 मिलियन डॉलर का तकरीबन जुलाई में करंट अकाउंट खसारा है। इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से खतरात ख़त्म हो गए हैं, तरक्की की उम्मीद की जाए या खतरात अपनी जगह बरकरार हैं इन रेटिंग्स के इंप्रूव होने के बावजूद? देखिए, जो रेटिंग आपको ये कह रही है कि खतरात कम हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम जो C कैटेगरी में थे, CAA पे थे, उससे हम आ गए हैं B3 पे। तो ये अच्छा हो गया। अभी भी ये हमारा जो है ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड नहीं है, हमारा स्पेकुलेटिव बॉन्ड है। लेकिन पहले जो था, जब शदीद डिफॉल्ट का खतरा होता है तो आप C रेटिंग पे आ जाते हैं, अब कम हो गया है तो B रेटिंग पे आ गए। तो खतरात तो कभी भी खत्म नहीं होते और खतरात तो बिल्कुल खत्म नहीं हुए, लेकिन खतरात में कमी आई है स्टेबिलिटी के अंदर। लेकिन वो जो बात आपने कही कि भाई करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है थोड़ा सा क्योंकि ग्रोथ इंपोर्ट बढ़ रहा है, तो वो एक पाकिस्तान का जो जो एक पुराना मसला है कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती हैं और हमको इंपोर्ट फाइनेंस करने के लिए बहुत सारा फिर कर्ज लेना पड़ता है। और अब क्योंकि दुनिया भर आपको कर्ज भी नहीं दे रही है और महंगे सूद पे दे रही है, तो आपके लिए वो शायद कर्ज लेने में आसानी हो जाएगी, लेकिन जो ग्रोथ चाहिए हमको, जिससे आप रोजगार बढ़ सकता है, जिससे कि गुर्बत कम हो सकती है, वो ग्रोथ तो अभी हमको नजर नहीं आ रही। और इस IMF के प्रोग्राम में रहते हुए या अगले IMF के प्रोग्राम के अंदर भी वो ग्रोथ अभी इलूसिव ही है, जब तक कि हम बुनियादी इस्लाहत नहीं करें और अपनी मईशत को ठीक ना करें। मगर मिस्टर इस्माइल साहब, जो गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि इस साल के आखिर तक 20 अरब डॉलर से हमारे ऊपर रिजर्व्स होंगे, यानी कि 3 महीने की इंपोर्ट्स के बराबर, वहाँ से कोई उम्मीद की जा सकती है कि अगर बैनुल अक़वामी हालात बेहतर हों, ज़ाहिर है ईरान जंग का मामला हल हो, तो कुछ उम्मीद पैदा हो कि हम तरक्की की तरफ गामजन हो सके, या उस सूरत में भी एक्सपोर्ट्स को देखते हुए, FDI को देखते हुए वो उम्मीद नहीं नज़र आती आपको? देखिए, हमें ग्रोथ करने के लिए हमने देखा है कि पाकिस्तान में जब भी ग्रोथ आती है तो हमारा इंपोर्ट बड़ी तेजी से बढ़ता है, 80-90 बिलियन डॉलर्स की तरफ चले जाता है, या मान लीजिए कि 20% 21% ऑफ GDP पे चले जाता है। अगर आपकी एक्सपोर्ट 17-7% ऑफ GDP पे रहेगी तो या 8% ऑफ GDP पे रहेगी, तो आपका ये बहुत बड़ा गैप हो जाता है, 13% ऑफ GDP का गैप हो जाता है। उस गैप को आप या तो ऊपर कर सकते हैं रेमिटेंस से, जो हो रही है, रेमिटेंस हमारी काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन वो रेमिटेंस वाली इकोनॉमी हो जाती है, उसके अंदर खुद इकोनॉमी के अंदर कुछ जॉब नहीं होती है। ये हो सकता है कि पाकिस्तानी लोग बाहर चले जाएं, उधर उनको नौकरियां मिल जाएं, वो पाकिस्तान में कुछ डॉलर भेज दें, लेकिन यहाँ पर हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, यहाँ पे रोजगार नहीं हो रहा है, यहाँ पे गुर्बत बढ़ रही है। इन चीजों को चेंज करने के लिए आपको बिजली गैस सस्ती करनी है, आपको गवर्नमेंट को रिस्ट्रक्चरिंग करना है, बहुत सारे बुनियादी इस्लाहत करने हैं। और अब तो हुकूमत खुद भी ये कहती है कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है। तो मतलब अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, लेकिन जो ग्रोथ मुझे इस वक्त फौरन नजर नहीं आ रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट आई एम हैप्पी कि चलो हमारी रेटिंग अच्छी हो गई है। इसका ये मतलब सिर्फ यही है कि हमारा जो रुपया बेचते हैं, हम जो डॉलर का बॉन्ड बेचते हैं, और जो पहले एकदम जंग बॉन्ड ग्रेड में था, वो भी अब भी जंग बॉन्ड ग्रेड में, इन्वेस्टमेंट ग्रेड में नहीं है, लेकिन उससे बेहतर हो गया है। और खाका रजी साहब, एक तरफ तो रेटिंग का मामला है, दूसरी तरफ ज़ाहिर ये तवक्को उस वक्त की जाती है ग्रोथ की, लो इन्फ्लेशन, लो इंटरेस्ट रेट, वहाँ पर ख़तरा ज़रूर रहता है कि इन्वेस्टमेंट टू GDP बढ़े, GDP की ग्रोथ हो जाए, मगर हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो इतनी बढ़ जाए कि हमारा करंट अकाउंट का खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसा कि माजी में होता रहा है। बट इस वक्त अगेन अगस्त में ये तवक्को है कि डबल डिजिट में इन्फ्लेशन आएगी और जो शरह सूद है वो भी दोबारा डबल डिजिट में ही रहने की तवक्को है, दोबारा बढ़ना ही शुरू हुई बजाय इसके कि वो सिंगल डिजिट्स में जाती। कुछ आसार लगते हैं कि रेटिंग्स की रिफ्लेक्शन उस ग्रोथ में नजर आए जिससे एम्प्लॉयमेंट पैदा हो रही हो, जिससे लोगों के हालात बदल रहे हो। जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल बिहेव कर रही है जैसे कि इकोनॉमीज टिपिकली बिहेव करती हैं जब वो IMF से एंगेज होती हैं। इसका क्या मतलब है? IMF ICU से आपको ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर ले आता है। दैट्स द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड। मैक्रो स्टेबिलिटी, डिफॉल्ट रिस्क, ये दोनों ठीक हो जाते हैं।
वो अपने लीवर्स को अप्लाई करता है एक स्ट्रेट जैकेट में। हमने 13 में भी यही देखा, रेटिंग उस वक्त बेहतर हुई, इतनी बेहतर नहीं हुई जितनी इस वक्त, ज्यादा एक बेहतर होती दिखाई दी है, 2 नॉचेस। जो उस वक्त भी हमने देखा कि डिफॉल्ट रिस्क ड्रॉप किया, मैक्रो स्टेबिलिटी आई, विच मेंट कि पाकिस्तान में आपने इन्फ्लेशन, जो कीमतों के बढ़ने की शरह है, उसमें एक नुमायां कमी दिखाई दी। पाकिस्तान का फिस्कल का खसारा अभी संभला है। इट्स अ हार्ड वन मैक्रो स्टेबिलिटी, बिकॉज बहुत हाई मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगाकर, पर्सनल इनकम टैक्स लगाकर। सो जो लॉन्ग टर्म आपके इंडिकेटर्स हैं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 14.38% पे आ जाएगी, सेविंग्स 13% पे आ जाएंगी, कंजम्पशन 94% पे चली जाएगी, तो आई कैन ऑल्सो सी कि जो ऑफसेट हो रहा है फ्रॉम दी हाई टैक्सेस, हाई इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, वो आपको ऑफसेट कर रहा है जो आपने इन्वेस्टमेंट में देखा है पाकिस्तान में और लॉन्ग टर्म इंडिकेटर्स में देखा है। अब ये जो वल्नरेबिलिटीज हैं, ये शॉर्ट टर्म जब भी रिमूव होती हैं तो क्रेडिट रेटिंग बेहतर होती है। दिस इज 106 मुल्कों की एक स्टडी मैं अभी देख रहा था आपके प्रोग्राम पे आने से पहले। ऑल 106 ट्राइड with the IMF and the ratings became better. लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है ना, वो बड़ी सिंपल है। अब भी हम प्लानिंग, पैटर्नेज और प्रोजेक्ट्स, हम इन 3 चीजों से समझते हैं कि हमने ग्रोथ को किक ऑफ करना है। ग्रोथ अब दुनिया में एक इकोसिस्टम ऑफ नेटवर्क्स, नॉलेज, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल डिस्कवरी से आती है। दिस इज अ वेरी डिफरेंट मॉडल ऑफ ग्रोथ दैट एग्जिस्ट। दूसरा एक हमने, मैं आई लाइक टू कमेंट ऑन दिस, कि हमने शायद डीपर लेवल पे ये सोचा यार प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये भी एक मंत्रा बन गया है। टिल यू हैव अ डेवलपमेंटल स्टेट मॉडल, जिसकी अब पाकिस्तान में बहुत बात हो रही हो, जिसका मतलब है कि स्टेट अच्छी पॉलिसी साजी कर सके, स्टेट एनर्जी के काम में से निकल सके, स्टेट बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर रिफॉर्म जो कि ड्यू है, जिसने फिस्कल को ठीक करना है वो कर सके, स्टेट नीचे की सतह पर जैसे आप चाइना का मॉडल लेते हैं ना, तो 60% स्टेट की स्पेंडिंग जो है वो लोकल लेवल पे होती है। सो यू नाउ हैव टू बिल्ड दिस स्टेट विच बिकम्स अ कॉम्पिटेंट स्टेट टू डिलीवर ग्रोथ, और सारे जो लोग हैं उनको एक डायरेक्शन में पुल कराना है। आई थिंक हम अभी तक ग्रोथ के इकोसिस्टम को समझ ही नहीं पा रहे, विच मीन्स के एक स्ट्रक्चरली अंडर डेवलप्ड मुल्क है, एक सोशली वल्नरेबल मुल्क है, पर आईएमएफ की इजरा की वजह से एक मैक्रो स्टेबिलिटी 13-16 में भी थी, आज भी है, जब तक रहेगा, जब तक वो चलेंगे। वो जो हमारा ग्रोथ, स्टेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट्स, जॉब्स, higher incomes and poverty reduction. This model we have to still create. Model consumption, imports, external deficit, financing pressure and stabilization. मुझे उम्मीद है कि हम इस मॉडल को से निकल जाएंगे। अब इससे निकलने के लिए आपको पूरा जो पाकिस्तान का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको ठीक करना पड़ेगा, वरना ये नहीं होगा। मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं, जिन मुल्कों की हम मिसाल देते हैं कि चाइना ने तरक्की कर ली, वियतनाम ने तरक्की कर ली, ये ग्लोबल वैल्यू चेन्स का पार्ट वैसे ही नहीं बन गए। मतलब इनको ये सारे जो डेवलपमेंटल स्टेट मॉडल है वो अप्लाई हुआ था, तो ये यहाँ पे पहुंचे थे। आई थिंक दैट्स वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स। आप बताइएगा मोहसिन साहब, ज़ाहिर है इस वक्त जो मामलात नज़र आ रहे हैं उसमें तो स्टॉक मार्केट में जब स्टेबिलिटी आई, हमें नज़र आया कि इंडेक्स कितना तेज़ी से मल्टीप्लाई हुआ। अब ये नज़र आता है कि जहां मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उसके हवाले से किसी खबर का इंतज़ार हो, तो वहीं इकॉनमी के चलने के लिए भी कुछ खबरों का क्या मार्केट इंतज़ार करती नज़र आती है, और ये क्या जो रेटिंग्स हैं ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं उस चीज़ को, ग्राउंड रियलिटीज़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो स्टॉक मार्केट में ऑल्दो ये साल बहुत ज़्यादा हमने बेहतरी नहीं देखी, मगर जो सेंटिमेंट्स हैं वो अभी भी बहुत पॉजिटिव हैं। वॉल्यूम्स को आप देख लें, वो भी बेहतर है, और सबसे बड़ा जो आईपीओ है, मार्केट वो बूम कर रही है। 20 साल में हमने कभी आईपीओ ऐसे होते हुए नहीं देखे कि 7-8 माह में कोई 11 आईपीओ आ गए। हमें लग रहा है कि इस साल में कोई 16-17 आईपीओ आ जाएंगे। तो ये जो रेटिंग की आपने बात की है शाहिद भाई, अब ये पहली दफा मैंने पाकिस्तान की तारीख में देखा है कि 2 रेटिंग एजेंसीज एक महीने में पाकिस्तान की रेटिंग को 2 नॉच बढ़ा रही हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुल्क की इकोनॉमी की हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, मगर जिस तेजी से वो डिटीरियोरेट हुए थे और पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया था, उसी तेजी से बेहतर भी हो रहे हैं। मगर अगर आप देखें, ये जो रेटिंग है मूडीज की, जो कल आई है, कुछ दिन पहले आई है, और एसएनपी की जो पिछले महीने आई है, वो वही रेटिंग है जो आज से 8-10 साल पहले थी। तो अगर 10 साल के मुकाबले में मैं कंपेयर करूं तो पाकिस्तान वहीं खड़ा है, बल्कि 20 साल के मुकाबले में मैं सिर्फ रेटिंग को लूं तो पाकिस्तान डिटीरियोरेट हुआ है। मगर 3-4 साल
के पीछे मैं देखूं तो चीजें बेहतर भी हैं, और वही स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट कर रही है। अलबत्ता जो ग्रोथ है और जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, मेरे ख्याल में वो उम्मीद लग रही थी कि बेहतर होंगी, मगर ये ईरान की वॉर से कुछ हद तक महंगाई बढ़ी है। जितनी हम समझ रहे थे 11-12% शायद उतनी ना हो, 9-9.5% हो। तो वो जो एक बेहतरी की जो उम्मीद पैदा हुई थी कि 4, 4.5 या 5% जीडीपी ग्रोथ आएगी, उसको एक टेम्पररी धचका जरूर लगा है ये जो ईरान की जो वॉर हुई, और खास तौर से जिससे हमारा एलएनजी, गैस, बिजली, पेट्रोल, डीजल महंगा हुआ है। अगर ये ना होता तो मुझे लग रहा था कि जो है ग्रोथ जो है वो एक आम आदमी को पॉजिटिवली असर करेगी, बट अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट के बाद ये नहीं हुआ। मगर ऑन द फ्लिप साइड देखें कि ये इतना बड़ा वॉर के बावजूद दो रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान को जो है वो अपग्रेड कर रही हैं, इसका मतलब है कि जो स्टेबिलिटी हुकूमत ने अचीव की है बहुत पेनफुल है, बहुत सख्त थी, वो काफी हद तक एक ऐसे लेवल पर आ गई है कि अब रेटिंग एजेंसीज भी उसको इंडोर्स कर रही हैं। और एक और जो पॉजिटिव सिग्नल जो आप अक्सर बात करते हैं एफडीआई का और प्राइवेट सेक्टर का, उसके भी हमें अर्ली साइंस नजर आ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जो है वो 15-16% से बढ़ रहा है। और जो प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला शुरू हुआ है, पीआईए, 2 डिस्कोज, 2 एयरपोर्ट्स और अभी स्टेट लाइफ हो रहा है, उसमें हमने काफी फॉरेन पार्टिसिपेशन देखी है आफ्टर मैनी इयर्स। तो अगर ये ईरान की सिचुएशन ना होती तो मुझे लग रहा था कि इस साल शायद हम 4-4.5% ग्रोथ कर जाते। और मिफ्ता इस्माइल साहब, अगर ये मामला मशरिक़ वस्ता का, ज़ाहिर खबरें आ रही हैं कि शायद दोबारा कहीं ना कहीं मामला बेहतर हों, तो हुकूमत को फौरी तौर पर क्या करना चाहिए जिसकी वजह से जो फंडामेंटल्स हैं वो डिफरेंट हो सकें? अगर हम 3 महीने के इंपोर्ट कवर पर हों, हमारी रेटिंग्स भी बेहतर हो रही हों, मगर उसके बावजूद एफडीआई के जो दावे हुकूमत ने किए थे वो ना पूरे हो रहे हों, एक्सपोर्ट्स उस तरीके से ना बढ़ रही हों, इंपोर्ट्स की वजह से हमें $325 मिलियन का नजर आ रहा हो कि जुलाई में करंट अकाउंट खसारा हुआ है, तो क्या फौरी तौर पर करना चाहिए? देखिए, आपने मुख्तलिफ चीज़ों का हल मुख्तलिफ चीज़ों से होता है। अगर आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है मिसाल के तौर पर, तो कोई तो दूसरी राय नहीं है माँ सिवाय इसके कि बिजली और गैस को आपकी कीमतें कम करें। तो 2 पार्ट पर ट्राइफिंग कर लें, कुछ करें, उसको वेरिएबल कॉस्ट के पास ले जाएं। आपका इतना ज़्यादा जो इंडस्ट्री है वो सोलर पे मूव हो रही है, आपके घरेलू सारे सोलर पे मूव हो रहे हैं। ये आप जो है मसले को और गंभीर बना रहे हैं, क्योंकि सारे अच्छे कस्टमर्स जब निकल जाएंगे तो आपके पास सिर्फ सब्सिडी वाले कस्टमर्स रह जाएंगे जो कि आपको बिल्कुल पैसे नहीं दे सकते और आप फंस जाएंगे। सो एक तो ये है कि इस चीज को खत्म करें। इसी तरह गैस का सर्कुलर डेट 3,500 अरब रुपए का हो चुका है, उसको एड्रेस करें। फंडामेंटली गैस की पॉलिसी को ठीक करें। वो 2 चीजें करने से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी जो कम होती जा रही है। एक्सपोर्ट सबसे पहले आपकी जरूरी है। दूसरा ये कि जो हमने टैक्स रेट्स लगा रखे हैं, अभी भी नौकरी पेशा लोगों पर 35% टैक्स लेते हैं हम। जो बिजनेसेस के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, जिन्होंने वादा किया था कि हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स हटा देंगे, सुपर टैक्स हटा देंगे, वो भी नहीं हटाया। ऐसे उन कंपनियों के लिए हटाया जो 80% से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। तो टैक्स रिजीम के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हुकूमत को अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे। पीएसडीपी और एडीबी में सूबे आज भी 4,500 अरब रुपया खर्च करते हैं, इसको कम करें और उससे आप खसारा कम करें, ना कि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेकर खसारा कम करने की कोशिश करें। और ये जो थोड़ी थोड़ी मार्केट के अंदर जो हम इंटरवेंट्स करते रहते हैं, कभी चीनी की मिल मालकान को फायदा करा दिया, कभी फर्टिलाइजर को करा दिया, कभी सीमेंट को करा दिया, इससे इज्तनाब करें। हम थोड़ा सा प्राइवेट मार्केट को चलने दें। टैक्स रेट हुकूमत का काम है, टैक्स रेट थोड़े से कम कर दो, बिजली और गैस सस्ती कर दो। और एक आखिरी बात यह है जिसमें हमने गैर मुल्की सरमायाकारी में कह दें कि हमने अपना कोर्ट सिस्टम तबाह कर दिया है। हमारे कोर्ट्स के फैसलों के ऊपर अब किसी दुनिया के किसी भी सनतकार को या पाकिस्तानी सरमायाकार को ट्रस्ट नहीं है। तो इसीलिए वो बाहर की आर्बिट्रेशन का कहते हैं वगैरह वगैरह। जब तक कि आपका एक कोर्ट सिस्टम क्रेडिबल काम नहीं कर सके, मैंने सुना है कि वो कमर्शियल कोर्ट्स को कम से कम जो है वो मुनसिफाना और अक्लमंद जजेस डाल के बना रहे हैं और लॉ सही कर रहे हैं। जब तक कि आपके वो लॉ सही ना हो, बैंक्रप्सी के लॉ सही ना हो, कोर्ट सिस्टम रिस्पॉन्सिव ना हो, पीपल विल नॉट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान लॉन्ग टर्म। आप बताइएगा खकान नजीब साहब, ज़ाहिर आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री को देखा है और आमतौर पर ये शिकवा किया जाता रहा है पाकिस्तान में हिस्टोरिकली कि जी निज़ाम में सारे जो वेरिएबल्स हैं या फिर सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इनफैक्ट वो एक तरफ नहीं सोच रहे होते। अब तो ये सारे स्टेक होल्डर्स अगर ये दावा कर रहे हो कि हम मिलके काम कर रहे हैं, प्रॉपर हाइब्रिड रिजीम है, और उसके बावजूद क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत को फौरी तौर पर करनी चाहिए? देखिए शाजी, बात यह कि हम हुकूमत को ना 3 साल के लिए एक सोच लेना चाहिए कि हम किसी जगह पे स्ट्रक्चर चेंज कर जाएंगे।
मैं बार बार कहता हूं कि शॉर्ट रन में जो बैंडेज करना है वो फंड ने कर दिया है आपके साथ आके। आपने फिस्कल को बड़ा अच्छा, प्राइमरी बैलेंस को पॉजिटिव कर दिया, आपने ये कर दिया है। बट प्रॉब्लम ये, चलें अब पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। देखिए ना, असल मसला ये है कि ये किसी तरह भी कीमत आप कम नहीं कर सकते जब तक कि आप पाकिस्तान की मार्केट की लिबरलाइजेशन ना करें, जब तक आप रेगुलेटरी रिफॉर्म ना करें, जब तक कि आप अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट को ठीक ना करें, जब तक कि आप कंपेटिटिव गैस मार्केट ना बनने दें, जब तक कि आप प्राइसिंग एंड सब्सिडी का रिफॉर्म ना करें, एफिशिएंसी ऑफ ये जो यूएफजी लॉसेस हैं इसमें से निकलने की तदबीर ना करें, और फिर फिजिकल एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी जिसमें 1700 अरब अगर आप पेट्रोलियम लेवी से जमा करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चरली जाके उसको तब्दील ना करें। अच्छा, आगे आ जाएं आप जो पूरा ये निज़ाम है एक्सप्लोरेशन का पाकिस्तान का, उसको एक्सपेडाइट ना करें। पाकिस्तान में देर आर नो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। वी कैन कीप टॉकिंग अबाउट इट कि गवर्नमेंट ये कर दे या गवर्नमेंट वो कर दे। कहीं पे भी गवर्नमेंट के पास अगले 1 साल जब तक फंड का प्रोग्राम है कोई ऐसा रूम नहीं है कि वो कर दे। पेट्रोलियम लेवी जो कि एक काउंटर सिक्लिकल होना चाहिए, अकल मानती है ना, हमने 10 रुपए पे शुरू किया था, 17 या 18% अगर जीएसटी हो तो क्या इसका 40-45 रेट बनेगा, उसको भी आपको 80 रुपए पे रखना पड़ रहा है बिकॉज इतना हैवी हैंडेड आपको प्राइमरी सरप्लस क्रिएट करना है। जब तक ये डीपर, ये तो मैंने एक एरिया में किया ना, सबसे बढ़ के नंबर 1 आई वुड डू दिस, नंबर 2 आई वुड डू द एक्सपेंडिचर रिफॉर्म। देखिए ना, किसने आपको कहा है कि आज भी आप वो 17 सब्जेक्ट वफाक में चलाएं? आज भी 25,000, ये भी वर्ल्ड बैंक की स्टडी है, असामियां हैं जो उस पर चल रही हैं। आज भी 840 अरब का इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। व्हेन यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, द आंसर इज देयर आर ओनली डीपर वर्क्स टू बी डन इन पाकिस्तान. In the short run, there is no solution to solve either the energy, the expenditure side, the petroleum side, एंड फिर डीपर रिफॉर्म। तो असल में तो क्या है, आपने इंटीग्रेटेड एनर्जी बना दिया, जिसको हम कहते हैं हमारी मिनिस्ट्री बननी चाहिए। हमारी जो एनटीडीसी है उसको स्प्लिट तो जरूर कर दिया, पर उसको ट्रिपल पी मॉडल पे ही लेके जाना पड़ेगा ना, क्योंकि दुनिया भर ये कर रही है। आप गैस कंपनीज को बेचना चाहते हैं। दीज आर द डीपर क्वेश्चंस। टुडे आईएमएफ क्या करता है? आपको वक्त और स्पेस देता है, वो आपको दे दिया है। वो किसी तरह भी जाकर आपका पूरा एक्सपेंडिचर रिफॉर्म नहीं दिखा सकता। इवन ऑन द टैक्स साइड जो रिफॉर्म दिखाया गया है वो विद हायर टैक्सेस दिखाया गया है, एंड विद माइनर इंटरवेंशन ऑन द ट्रेड, एंड विद वेरी माइनर इंटरवेंशन ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। 800 अरब रुपए का पोटेंशियल है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में। आपकी कलेक्शन इस साल शाहजेब 5 से 10 अरब रुपए की है। अगर आप ये सारी चीजों की जुजियात में जाकर टैकल नहीं करेंगे तो ये जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की बात है, इससे क्या 28, 29, 30 अरब, 10% है ना ऑफ द जीडीपी हमारी एक्सपोर्ट। यू नो व्हाट द वर्ल्ड एवरेज इज? 30%। हाउ डू वी इवन इमेजिन टू गेट टू 30%? और चलेंगे तो बहुत बड़ी, हमारा इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 14% है। जितने ईस्ट एशिया ने तरक्की किया वो 30% पे था। एफडीआई आई डोंट वरी अबाउट। एफडीआई आई कहाँ है पाकिस्तान में? मतलब हम इतनी एफडीआई की बात करते हैं, पहले वो आई कंज्यूमरिज्म में पाकिस्तान में, फिर एफडीआई आई जब हमने बहुत इंसेंटिवाइज किया कि हम एनर्जी में आपको लाना चाहते हैं, स्टेट के गारंटीज खड़ी की। आज एफडीआई माइंस एंड मिनरल्स में आती है। ये सेक्टर से निकल जाएं, इकोनॉमी को ब्रीदिंग स्पेस पैदा करना शुरू करें, स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली। एक तरफ ये जुजियात में जाके स्ट्रक्चर्स ठीक हो, एक तरफ डीरेगुलेट करना शुरू करें। इस वक्त अगर 120 रेगुलेटरी एजेंसीज हैं तो आप बता दें आप उनका क्या करना चाहते हैं। ये वो फंडामेंटल चीजें। अच्छा, खर्चे कहाँ करने हैं? अगर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं गवर्नेंस की बात किए बगैर ये मसला हल नहीं होगा। और अगर चाइना 60% स्पेंडिंग लोकल लेवल पे कर रहा है, आप 4.7% कर रहे हैं, आप मुझे बता देना कि किस तरह वो निजाम ये सारा क्रिएट होगा कि सिटीज इंजन्स ऑफ ग्रोथ बने। ये जो पुश कर रहे हैं ना हम आज भी सेक्टर्स को कि इसमें एफडीआई ढूंढ लें, इसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ढूंढ लें, मुझसे 2 साल बाद भी पूछ लीजिएगा, इसी भंवर में फंसे रहेंगे। इससे निकलने के लिए अब आखिरी बात, व्हाट इज योर फंडामेंटल पब्लिक सेक्टर प्रॉब्लम टू नॉट बी एबल टू डू व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू टू डू? इट इज कॉम्पिटेंस। सो हाउ डू यू सॉल्व दैट कॉम्पिटेंस? कैसे दुनिया के ममालिक ने हल किया उसको? उन्होंने ऐसे ही हल किया ना कि रिफॉर्म कमीशन बहुत अच्छा बना दें आप अपने प्लानिंग कमीशन को चेंज करके, उसमें गेट द बेस्ट माइंड्स टू सॉल्व दीज इश्यूज एंड यू नो थिंक देम थ्रू। अभी हम जहां पे खड़े हैं, ये पैट्रनेज, रेंट सीकिंग, इसी पे पाकिस्तान का गुजारा हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली थिंकिंग को भी, आखिरी बात करूंगा, आउटसोर्स इस तरह किया हुआ है कि कोई आएगा सड़क बना देगा, कोई आएगा वो हमारी एफबीआर को ठीक कर देगा।
जिन ममालिक ने भी तरक्की की है, उन्होंने, अब तो यूके ने भी अपना एक थिंक टैंक बनाया हुआ है जो इन सब ये मैं मसाइल को हल। ये बात मैं मिफ्ता साहब के पास भी लेके जाऊंगा, जो रिसेंटली बाकायदा सिस्टम का बतौर वजीर ख़जाना हिस्सा रहे। बट सुहेल साहब, आप कहिएगा, आप जनरली एक पॉजिटिव होते हैं गोइंग फॉरवर्ड के लिए कि जी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें बेहतर होती नज़र आती हैं। वही भी अदम इस्तेहकाम की जो सूरत हाल थी, डिफ़ॉल्ट की जो सूरत हाल थी, उससे निकले। यहाँ से क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जब सिस्टम ऐसा हो कि जिसमें सारे स्टेक होल्डर सेम पेज पर हों, उसके बावजूद जो दावे और वादे वो कर रहे हों, FDI के हों या फिर मुल्क की मईशत के हवाले से हों, वो उस तरीके से ना पूरे हो रहे हों, तो क्या चीज़ें फौरी तौर पर करनी चाहिए? देखें, मेरे ख्याल में दो चीजें मिसिंग लग रही हैं जिसकी वजह से शायद एफडीआई का भी इशू है। वो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। हमने अपनी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी जरूर कर ली है, हमने डिप्लोमेटिकली काफी सक्सेस ले ली है, मगर अभी भी आप गूगल करें या क्लाउड पे मालूम करें या चैट जीपीटी में करें तो पाकिस्तान इज कंसिडर्ड एज हाई रिस्क। जुलाई में कुछ स्टैटिस्टिक्स आए थे आफ्टर मैनी मंथ्स, पाकिस्तान के ये जो दो इलाके हैं केपी के और बलूचिस्तान में। तो आई थिंक सबसे बड़ा एफडीआई के लिए तो ये रिस्क है अभी भी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपकी रेटिंग 12 माह में 2 नॉच बढ़ गई है। आई थिंक दूसरा जो एक रिस्क है वो जो ओवरऑल फिस्कल का और एक्सटर्नल का होता है, वो पार्शली तो एड्रेस हो गया है कि 8% का फिस्कल डेफिसिट 3% से कम हो गया है और हुकूमत ने कुछ टैक्स रिलैक्सेशन दी है, मुझे लगता है और भी गुंजाइश है देने की। मगर उसके साथ जो एक्सटर्नल अकाउंट में जो आपका डेट स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने की जरूरत है। वो पार्शली हो गया है कि हम 27-28 बिलियन डॉलर जो है हर साल हमें रीपे करने होते थे, जो अभी 21-22 बिलियन डॉलर हो गए हैं। तो ये जो हम फ्रेंडली कंट्रीज का जो रोल ओवर है जिस पे हम फख्र भी करते हैं, मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ा रिस्क है। पहली फुर्सत में मुझे लगता है कि उसको रीस्ट्रक्चर या उसको रीपे करके उसको जरा लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिसका रिजर्व 3 बिलियन डॉलर से 18 बिलियन डॉलर या 17 बिलियन डॉलर है, वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि 21 बिलियन डॉलर साल में दें। वो रिस्क जो है हमेशा रहेगा। तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी सिचुएशन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आई थिंक कुछ हद तक हुकूमत कर रही है, कि जो एक्सटर्नल डेट लायबिलिटी को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, जिसके लिए रेटिंग एजेंसीज के अपग्रेड के बाद मौका पैदा हो गया है कि पाकिस्तान जो है पैसे जो शॉर्ट टर्म है वो पे करके 3 साल 5 साल के इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर बॉन्ड इशू करे। तो मेरे ख्याल में जब शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी आ जाएगी शादेब, तो फिर जो है चीजें ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे वो एफडीआई हो। अलबत्ता इस दफा जो आपने कहा कि ये हाइब्रिड रिजीम है, जो मुझे तब्दीली नजर आ रही है वो ये होता है कि जब आप आईएमएफ की 2-3 एक साथ गुजार लेते हैं तो फिर इंटरेस्ट रेट एबनॉर्मली कम कर दिए जाते हैं, सब्सिडीज बढ़ा दी जाती हैं, जिससे जीडीपी ग्रोथ 5-6% हो जाती है। और फिर जब नई हुकूमत आती है तो करंट अकाउंट खसारा जो है वो 18-20 बिलियन डॉलर हो जाता है। तो चूंकि इस दफा नहीं हो रहा है तो हमें अजीब सा लग रहा है। हमें अजीब सा इसलिए लग रहा है कि ग्रोथ बहुत तेजी से नहीं आ रही है, मगर मेरे ख्याल में पाकिस्तान की नाजुक और फ्रेजाइल हालात को देखते हुए ये 4-5% ही ग्रोथ हमें टारगेट करनी चाहिए अगले 1-2 साल में। मिफ्ती इस्माइल साहब, जहाँ पर हम खड़े हैं, ज़रा आपके एक ट्वीट का हवाला देता हूँ कि सन 2000 में पाकिस्तान की जो पर कैपिटा जीडीपी थी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, वो बांग्लादेश से हम तकरीबन 77% ज़्यादा अमीर थे, इंडिया से 43% ज़्यादा अमीर थे। बट आज हम इंडिया से 94%, इंडिया हमसे ज़्यादा अमीर है और बांग्लादेश 42% ज़्यादा अमीर है। एजुकेशन, हेल्थ, सब पर आपने इस हवाले से कमेंट्री की है कि हम किस तरीके से पीछे रह गए हैं। अगर जहां हम खड़े हैं वहाँ से कैपेसिटी है हमें उन नंबर्स, इन ममालिक को कम्पीट करने के लिए, इन ममालिक के करीब जाने के लिए, और मैं ब्यूरोक्रेसी की अगर नियत हो भी किसी भी सिस्टम में, तो ब्यूरोक्रेसी की कैपेसिटी, सिस्टम की कैपेसिटी वो है कि हम ये चीज़ें ठीक कर सकें? देखिए, बिल्कुल है। इसमें कोई, हम 1947 से लेकर 2007 तक हिंदुस्तान से अमीर होते थे ना। हम 1947 या 1970 की दहाई के बाद जब बांग्लादेश अलग हुआ तो उसको हम 2014 तक अमीर होते थे। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान इसको ऐसे ना रखें कि हम गरीब थे, वो हमसे ज्यादा गरीब थे। चले इस तरह करें, या और बांग्लादेशी जो थे वो एक एवरेज ईस्ट पाकिस्तानी जो था वो एक एवरेज वेस्ट पाकिस्तानी से आधी इनकम होती थी उसकी 1970 के अंदर, 1960 के अंदर।
तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन हमको ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो फंडामेंटल इश्यूज आ गए हैं, गवर्नेंस के इश्यूज आ गए हैं, जिसकी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर सके, जिसकी वजह से हम देखें मिसाल के तौर पे एनएफसी अवार्ड में इतने पैसे दे देते हैं, वो पैसा जाया हो जाता है, वो पैसा लग नहीं रहा, क्योंकि अगर वो लग रहा होता तो तालीम बेहतर होती, सेहत बेहतर होती, जिसके आदाद शुमार मैंने रखे थे कि भाई देखो हमारे अभी भी 39% बच्चे जो हैं वो कॉलेज के बाहर हैं। आप जितनी रेटिंग की बात कर लें, जितने बजट डेफिसिट की बात कर लें, अगर आपका 70% बच्चा, 40% बच्चा जो है वो स्कूल भी नहीं जाता कभी, और जो जा रहा है वो अपनी क्लास ग्रेड पे नहीं पढ़ सकता, तो कौम तो तरक्की नहीं करेगी, क्योंकि कौम पढ़ी लिखी नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे मसाइल हैं कि जिसको आपको ठीक करने की जरूरत है, और हुकूमत को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। हमको ये देखना पड़ेगा कि ये हमारे सिस्टम में क्या क्या फ्लॉज है कि हम लोगों को वहां तक वसाइल नहीं पहुंचाते। पाकिस्तान की अब भी देखें ना, मीशत तो बहुत बड़ी है। 2022 में 7,500 अरब रुपया टैक्स लिया था, पिछले साल इस हुकूमत ने 14,000 अरब रुपया टैक्स लिया, तो आपसे 14,500 अरब रुपया। सो एवरेज पाकिस्तानी जो है वो डबल टैक्स दे रहा है। आप देख लीजिए, जो खाकान साहब ने बात की कि कितना ज्यादा हम उसमें दे रहे हैं लेवीज के अंदर, लेकिन उसकी क्या बेहतरी नजर आई है? कोई हमको कोई चीज नजर आई है कि सिग्निफिकेंट, जिससे तालीम अच्छी हो या सेहत अच्छा हो या पीने का पानी की दस्तियाबी हो? ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। तो जो पैसा है वो उससे कोई प्रोडक्टिव कामों में नहीं लगा रही हुकूमत, इसलिए हमारी ओवरऑल एग्रीगेट प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही। ये मैं आपको बताऊं शादिक साहब की, जो पिछले 3 साल निकले हैं, इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की शरह है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में शरह है, ये 1960 के बाद सबसे कम है। और पाकिस्तानी जो अगर आज सेविंग नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते कि कुछ अर्से तक आप डॉलर एक साथ रखते हैं, फिर अचानक उसको आप गिरा देते हैं रुपए को, तो इनकी सेविंग भी खत्म हो जाती है। तो बहुत सारे फंडामेंटल मसाइल हैं जिनको हमको ठीक करना पड़ेगा, लेकिन हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमको इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, तरक्की करनी है, बच्चों को रोजगार देना है, बच्चों को तालीम देनी है। और ये जो इलीट कॉम्पैक्ट हो गया है, जिसके तहत हम अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं इलीट, उस इलीट कॉम्पैक्ट को तोड़ना पड़ेगा। और मैं समझता हूं सर, बताओ अब बिजनेसमैन, मुझे बताइए आप कि एज ऑफ नाउ अगर आपके पास लिक्विडिटी हो और ये मशरिक वस्ता की सूरत हाल सही हो जाए, ये रेटिंग्स जो इंप्रूव हुई हैं, आप विलिंग होंगे मुल्क में मजीद इन्वेस्टमेंट के लिए? और जो आप साथी बिजनेसमैन हैं जिनको आप जानते हैं, वो ज़्यादा विलिंग हैं कि अब आगे इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि मुल्क में डॉलर की कदर हमें स्टेबल नज़र आती है, रेटिंग्स बेहतर हो रही हैं, या नहीं है? देखिए, अगर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हम मशरिक वस्ता की सूरत हाल को बुरा कहते हैं और पेट्रोल की वजह से बिल्कुल बुरा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर दुबई में पाकिस्तान का रुपया जाना कम हो गया है, इसकी एक वजह से पाकिस्तान जो है उसका रुपया, आपको दरम की अवेलेबिलिटी मार्केट में है, डॉलर्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में है। और आप ये देखें कि कराची के अंदर जो ज्यादातर पैसा जो मशरिक वस्ता जाता है वो कराची के कारोबारी हजरात बेचते हैं। तो कराची के अंदर आप देखें कि रियल एस्टेट की कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारा पैसा दुबई नहीं जा रहा। तो मशरिक वस्ता की सूरत हाल ठीक होगी तो दोनों, इट्स अ टू वे शॉट, कि यस हमारे वहां पे जो है हमको तेल सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा, दीगर चीजें हो जाएंगी, लेकिन हमारा जो पैसा पाकिस्तान से जा रहा होता है वो वहां जा रहा होता है। हमको ये सोचना पड़ेगा ना कि क्यों पाकिस्तानी अपनी सेविंग्स जो है वो धर्म या डॉलर में रखता है और क्यों वो पाकिस्तान के बाहर रखता है। आपको अगर दुनिया भर से compete करना है तो हमको अपने रुपए को इस किस्म का स्टेबलेट करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत डिवैल्यू हो जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो झटके हम देते हैं ना कि 4 साल एक रेट रखा और फिर रखा, आज भी जो डॉलर की जो रियल इंडेक्स है वो 107 हो गया है, मतलब 7% पिछले 10 साल के मुकाबले में हम ओवर वैल्यूड हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी एक्सपोर्ट्स भी कम हो रही हैं, आपकी इंपोर्ट तेजी से बढ़ रही है। आपके पास, यस मैं जानता हूं कि 18-20 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व हो गए हैं, लेकिन इसके अंदर 10 बिलियन डॉलर जो है वो सऊदी और चाइना के सिर्फ डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं। इसके अंदर आपके जो है वो स्टेट बैंक ने जो पाकिस्तान के बैंकों से पैसे ले गए उसको शॉर्ट टर्म उसने वो करा हुआ है, रिपो करा हुआ है। सो मतलब वी अंडरस्टैंड कि यस देयर इज अ गुड हेडलाइन फिगर ऑफ 19-20 बिलियन, बट देयर आर लॉट्स ऑफ अदर इश्यूज विद इन दैट 18 बिलियन। और खाका रजी साहब, ये जो मिस्टर इस्माइल साहब ने भी कहा कि जहां हालात ख़राब हुए, ज़ाहिर तेल हमें इंपोर्ट बिल में नज़र आ रहा है, चाहे वो फूड आइटम्स का इंपोर्ट बिल हो, तेल का इंपोर्ट बिल हो, वहीं एक जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में है, जो पैसे बाहर जाते थे, दुबई जाते थे, इधर उधर जाते थे, वो मौजूद हैं। मगर क्या वो इन्वायरमेंट भी मौजूद है कि वो पैसा हो मगर वो कराची की जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसकी इस एस्केलेशन में ना नज़र आ रहा हो, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुई है इन हालात में? तो आप सही कह रहे हैं, एनेक्डोटल एविडेंस भी यही बता रहा है कि द मार्केट्स हैव पिक्ड अप अबाउट 10 to 30%। मार्केट्स ने रीरेट कर दिया, पर प्रॉपर्टी मार्केट ने रीरेट कर दिया। हमने किया क्या? हमने उसको टैक्सेशन में बहुत लो रखा, हमने प्रॉपर कैपिटल गेन्स टैक्स कभी नहीं लगाया, लैंड वैल्यू टैक्सेशन कभी नहीं की,
अब हियर्स अगेन, आज मैं जितनी गुफ्तगू आपसे कर रहा हूं ना, बिकॉज आपको वक्त और स्पेस तो दे दिया है फंड के एंगेजमेंट ने, आपने फॉलो भी कर लिया है प्रोग्राम को, पर असल बात यह है कि क्या आपने लैंड वैल्यू टैक्सेशन इतनी बढ़ाई है कि सिटीज जो है वो इस तरह एक्सपैंड करने की बजाय ऊपर जाना शुरू हो जाए, कि नया पैसा जो है वो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में आए, ना कि जमीनें खरीदने में आए। सो यस, दिस बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्रॉबेबली नॉट। इसी तरह क्या आपने कैपिटल गेन्स टैक्स जो कि वफाक के पास है, लैंड वैल्यू टैक्सेशन आपकी प्रोविंसेस के पास है, इसीलिए मैं कहता हूं कि टैक्सेशन जिसको आपको, जैसे ये जो हो गई है ना डिफरेंट जगह पे, इसको आपको सिस्टमाइज करना पड़ेगा ताकि आप इन चीजों को ठीक कर सकें। अब एंकर्स फॉर ग्रोथ जो हैं, अगर आप चाहते हैं, शुरू कहां से होगी पाकिस्तान की ग्रोथ, राइट, विदाउट हर्टिंग योर एक्सटर्नल, शुरू तो एग्रीकल्चर से होगी। आपकी इस वक्त एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो आधी है। फॉर एग्जाम्पल कई जगह पर मेज में आधी है फ्रॉम द वर्ल्ड्स बेस्ट, राइस में 1/3 है, व्हीट में 1/3 है, कॉटन में 1/3 है। 5.5 मिलियन बेल्स ऑफ कॉटन की बनाएंगे। सो स्टार्ट, बिकॉज $10 अरब की इंपोर्ट करते हैं, $6 अरब की एक्सपोर्ट करते हैं, $4 अरब का गैप आ गया। दैट्स योर करंट अकाउंट गोइंग अवे, दैट्स योर वे आउट ऑफ द IMF ऑल्सो। सो अगर वाकई ही पैदावारी सलाहियत को आपने हिट करना है, बट द पॉलिसीज दैट वी सीन ऑन व्हीट, ये मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं इस चीज से कि पाकिस्तान की जो इस वक्त एग्जीक्यूटिव है उसमें, इफ HR इज पॉलिसी, तो इतनी सख्त है कि इतनी डीप जाकर इन चीजों को ठीक कर सकें। हम कभी भी डेवलपमेंटल स्टेट मॉडल पे गए ही नहीं हैं, और हमने एक इस तरह की स्टेट चलाई है जिसने पाकिस्तान में पैट्रनेज, रेंट सीकिंग और जो बिजनेसेस को भी तकवीत दी है, वो इस तरह दी है कि उनको एक प्रोटेक्टिव उसमें रखा है। हमने एक दफा, आई थिंक आज से 5 साल पहले, या 2017-18 की बात है, जब हमने किया कि हम टैरिफ को डिसमेंटल करना शुरू करें, हमने वो भी नहीं किया। अब हम दोबारा टैरिफ को डिसमेंटल करने लगे हैं। ACDs, RDs, ये चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए। हम बिलीव ही नहीं करते एक्सपोर्ट में, हम बिलीव करते हैं कि आप, मैं टेबल्स पे बैठता हूं तो वो कहते हैं नहीं 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 जी, ये चीज तो पाकिस्तान में बननी चाहिए। मैं कहता हूं इसमें तो कंपेटिटिव एडवांटेज है ही नहीं पाकिस्तान का। सो द इकोनॉमिक थॉट, यानी कि जब मैं डीपर जाकर देखता हूं तो दैट हैज गॉन मिसिंग इन पाकिस्तान। सो यू स्टार्ट विद योर एग्रीकल्चर, देन द नेक्स्ट टारगेट शुड बी, आप 40,000 बंदा, आप पूछ रहे हैं ना शॉर्ट टर्म में क्या करूं, 40,000 बंदा बनाते हैं इस वक्त IT और ITES में, उसमें से 10,000 भी इस काबिल है कि आप उसको यूज कर सके, और 30,000 इस काबिल नहीं है। अब व्हाट यू वांट टू डू विद द 30,000? यू वांट टू जंप अप टू $5-10 बिलियन? यू नीड टू डू बूट कैंप्स, और ये प्राइवेट सेक्टर से ही करवाना पड़ेगा, बट स्टेट को उसके पैसे देने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ स्टेट को ये समझना है कौन से काम करने हैं और कौन से कामों के पैसे देने हैं और कौन से कामों से दूर रहना है। बिल्कुल दैट इज द प्रोसेस। स्टेट में कैपेसिटी बिल्ड करें, ये जो 3-4 चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं करने की, ये एक पाकिस्तान को, ये जो वर्चुअस साइकिल है ना, इसमें ले आएगा। पाकिस्तान का मसला ये नहीं है कि स्टेट इज नॉट डूइंग अ लॉट, मसला ये है कि स्टेट इज नॉट बीइंग एबल टू डू द डेप्थ, the quality and the scale of changes that are required in the system. मोहसिन साहब, मुझे याद है जब ये जंग शुरू हुई और उसके बाद आपने पहले हमारे प्रोग्राम में ये बात हाईलाइट की थी कि इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है इस वक्त, क्योंकि पैसा दुबई जाना बंद हो गया है, कि जो लेवरेज रेट है वो कम, इसके अलावा जो प्लॉट्स की कीमतें या घरों की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट करती नज़र आई, डॉलर मार्केट में अवेलेबल होना, ये सारे वो साइंस हैं कि हालांकि पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट पर प्रेशर पड़ रहा है, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल ख़राब है, इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, मगर लिक्विडिटी मौजूद है। ये लिक्विडिटी कन्वर्ट हो इन्वेस्टमेंट में, अगर बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके वो कैश रिच हैं मगर वो नहीं इन्वेस्ट कर रही हैं और सिर्फ सूद ही कमा रही हैं अपने पैसों पर, तो वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए, वो एक इन्वायरमेंट। देखिए, उसके लिए 2-3 चीजों की जरूरत है। एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, जो पाकिस्तान में बहुत कम रहा है पिछले 8-10 साल में। 3 साल से हमें लग रहा है कि ये कुछ हुकूमत स्टेबल नजर आ रही है, या जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तानी हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट से वो अच्छे नजर आ रहे हैं। तो एक तो ये जरूरत है। दूसरा, मेरा ख्याल में जो मैंने पहले कहा था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंपनीज ने माइनिंग में इन्वेस्टमेंट की कोशिश की, मगर वो सिचुएशन की वजह से इफेक्ट हो रही है। मगर मुझे अभी भी उम्मीद लगती है कि अगर आप मुशर्रफ साहब को जमाना देख लें, 2-3 साल तक जो लिक्विडिटी आई थी पोस्ट 9/11, वो स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टी में, अपार्टमेंट्स में, ऑफिसेज में लग रही थी। बट इवेंचुअली वहां पर फिर टेक्सटाइल सेक्टर ने भी काफी एक्सपेंशन किया था, सीमेंट में भी हुआ था। तो ये ग्रेजुअली होगा, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान में ऑन एन एवरेज
जो है वो ओवर कैपेसिटी है, मतलब प्रोडक्शन कम है, कैपेसिटी ज्यादा है। तो अगर कम से कम 2-3 साल तक हम 4-5% ग्रो करेंगे, फिर ये जो लिक्विडिटी है ये जाएगी न्यू प्रोडक्शन में, एक्सपेंशन में। अभी हमने ये देखा है कि ये लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी, अपार्टमेंट्स वगैरह के अलावा एक और एवेन्यू में जा रही है, अगर आपने देखा हो, वो जा रही है प्राइवेटाइजेशन में। 2 डिस्कोस की जो प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट आई है, उसमें 8-8 9 इन्वेस्टर्स हैं, 4-5 मिडिल ईस्ट के हैं, 4-5 उन लोगों के हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो लिक्विडिटी लेके बैठे हैं। तो देखिए, ये कॉन्फिडेंस ही आया है जिसकी वजह से वो प्राइवेटाइजेशन में जा रहे हैं, मगर इवेंचुअल एक्सपेंशन कह लें उसको 2-3 साल लगेंगे, क्योंकि चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, टेक्सटाइल हो, हर जगह कैपेसिटी जो है वो डिमांड से फिलहाल ज्यादा है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने राय सुन के इस वक्त हालात क्या हैं और बेहतरी के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए। ज़ाहिर है पाकिस्तान के अवाम ने बेरोज़गारी देखी है, हाई इन्फ्लेशन देखी है, लो ग्रोथ देखी है, खित्ते के दीगर ममालिक से ये सारे अवामिल बहुत ज़्यादा देखे हैं, जिसकी वजह से उन पर बोझ बहुत ज़्यादा पड़ा है। हुकूमत दावा करती है कि ज़्यादा ग्रोथ आएगी, रेटिंग ज़रूर बेहतर हो रही हैं, मगर ग्रोथ की तरफ जाने के लिए जो एक्सपोर्ट में इजाफा या FDI में इजाफा है वो हुकूमती दावों के बावजूद नहीं नज़र आ रहा है, जो कि हुकूमत ने दावे किए थे कि वो होगा। उसके लिए क्या क्या इकदाम हो सकते हैं, उस हवाले से हमारे पैनलिस्ट की राय आपने सुनी।